आज हम लोग लेसन 3 परिवहन बायोलॉजी का 10वीं कक्षा बायोलॉजी का तीसरा पाठ परिवहन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग को हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह जाना किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाते हैं पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो अनेक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी अनेक संसाधनों के प्रयोग के द्वारा, अनेक कोशिकांग या फिर अंगों या अंग तंत्रों के द्वारा जो है पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाता है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे श्वसन के बारे में। अब इस कक्षा में जो आज परिवहन का प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंतर्गत कि परिवहन है क्या, यानी कि परिवहन कहेंगे किसे। तो जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी किए कि पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब यहाँ हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों के अंदर में, सजीव में एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी जीव होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो एक कोशिकीय जीव होते हैं तो उसके अंदर सारी क्रियाएं जो है एक ही जीवों के द्वारा होती, एक ही कोशिका के द्वारा होती है, और एक ही कोशिका के द्वारा उसके सारे कार्य संपन्न होते हैं, जितने भी जैविक कार्य होते हैं। लेकिन जैव प्रक्रम कह सकते हैं उसको, कि जितने भी जैव प्रक्रम होते हैं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीव में विशिष्ट अंगक पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो है परिवहन का कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ हम लोग टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले है कि परिवहन है क्या। बुक में भी आप लोग देखोगे परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन है क्या। तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से, यानी कि उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्थान से, उसके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी कि परिवहन के अंतर्गत सजीवों में देख रहे हैं कि उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्थान से, जहां वह पदार्थ है या उत्पन्न हो रहा है या जहां पे वह पदार्थ पहुंचा है, वहां से उसे लेकर के प्रत्येक कोशिका तक, यानी कि जरूरतमंद अंगों तक, जहां जरूरत है वहां तक उसे पहुंचाना, तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को, जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को कोशिकाओं से निकाल करके उसे जो है कहाँ तक ले जाना, तो गंतव्य स्थान तक, यानी कि उसके निष्कासन स्थान तक ले जाना, ताकि उसके कारण शरीर पर दुष्प्रभाव न पड़े। तो पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग पदार्थों का परिवहन कहते हैं। अब देखते हैं जीव के शरीर में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। तो जीव के शरीर में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब पौधों में पदार्थों का परिवहन, हम लोग सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पौधा हो या जंतु दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पौधों में कैसे परिवहन का कार्य होता है और जंतु में कैसे होता है। तो पौधों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना एक ऐसा पौधा है या जंतु है, कह सकते हैं जीव है, जिसमें पौधा और जंतु दोनों का गुण पाया जाता है। तो यूग्लिना आदि तथा सरल बहुकोशिकीय शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना आदि में तथा सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण विधि द्वारा होता
है। किस विधि द्वारा होता है? तो सरल, चाहे वो पौधा हो चाहे वह जंतु हो, सरल जीवों में पौधा या जंतु जो भी हो, उसमें पदार्थों का जो परिवहन होता है वह एक सामान्य प्रक्रिया विसरण विधि के द्वारा होता है। हम लोग विसरण के बारे में चर्चा किए हैं। विसरण का मतलब होता है जिस ओर सांद्रता अधिक हो पदार्थों का, उस ओर से कम सांद्रता वाले पदार्थों की ओर, कम सांद्रता वाले भाग की ओर पदार्थों का परिवहन। जबकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जटिल जीवों में, जैसा कि हम लोग देख रहे हो यहाँ पे, जटिल जीवों में बहुकोशकीय जीव या पौधे हो, जल और खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है एक विशेष परिवहन तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? एक विशेष परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। जटिल बहुकोशकीय पौधों में जल तथा खाद्य यानी कि भोज्य पदार्थों का परिवहन एक विशेष परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। इस तंत्र में संवहन उत्तक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं, जिसे जाइलम तथा फ्लोएम कहा जाता है। इस तंत्र में संवहन उत्तक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं, जिसे जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। जल तथा खनिज लवण का अवशोषण पौधे जड़ों द्वारा करते हैं। जल तथा खनिज लवण का अवशोषण जो है पौधे किसके द्वारा करते हैं? तो पौधे किसके द्वारा करते हैं? जड़ों द्वारा करते हैं। जल का और खनिज लवण का अवशोषण पौधे जड़ों द्वारा करते हैं तथा इन्हें अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण पौधे क्या करते हैं? जड़ों द्वारा करते हैं और इन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया जो है किसके द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? तो यह जाइलम उत्तक के द्वारा संपन्न होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखते हैं हम लोग पत्तियां, जो हरे भाग होते हैं पौधे के, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, जिसमें फ्लोएम उत्तक जो है पौधों के प्रत्येक भागों में पहुंचाता है। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है भोजन निर्माण करती है। वह भोजन निर्माण जो है फ्लोएम उत्तक, जिसे फ्लोएम उत्तक जो है पौधे के भागों में पहुंचाता है, विभिन्न भागों में। जाइलम और फ्लोएम से जल और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में एक अंग से दूसरे अंग में होता है। अतः इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहन बंडल, संवहन उत्तक के नाम से जानते हैं, यानी कि पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले पदार्थों के रूप, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले अंग के रूप में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है देखते हैं हम लोग। जाइलम क्या है? तो जाइलम जो है इसे जल संवाहक उत्तक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जल संवाहक उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो है जल का संवहन होता है पौधे के जड़ों के द्वारा। इसमें उपस्थित वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं मुख्यतः जल और खनिज लवणों को स्थानांतरित करता है। इसमें उपस्थित वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं मुख्यतः जल तथा खनिज लवणों को स्थानांतरित करती है। यह लंबी बेलनाकार रचना होती है, जिसके दोनों शीर्ष कैसे होते हैं? पतले होते हैं। तो इस प्रकार से यह देख सकते हैं कि यह एक लंबी बेलनाकार रचना होती है, जिसके दोनों शीर्ष जो है वह पतली होती है। जबकि फ्लोएम एक जटिल उत्तक है, जिसमें चालनी नलिकाएं होती है और पौधे के हरे भागों में, जो पौधे के हरे भाग विशेषकर पत्ती, तो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का निर्माण होता है, उस निर्मित भोज्य पदार्थ को यह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह लंबी और छिद्र युक्त नलिका होती है। तो फ्लोएम और जाइलम का मुख्य कार्य क्या है कि वह पौधे के जड़ों से खनिज लवण और जल को अवशोषित करके पौधे की पत्तियों तक पहुंचाना। जबकि फ्लोएम का कार्य क्या है? यह जो है पौधे के हरे भाग में, यानी कि जहां पे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में,
किस प्रक्रिया के अंतर्गत? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत। तो उस स्थिति में यह निर्मित भोज्य पदार्थ को क्या करता है? यह पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से पौधे का एक विशेष जो है वह अंग है फ्लोएम और जाइलम। तो जाइलम भोज्य खाद्य पदार्थों को, जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। अब जो है हम लोग देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर। किसमें? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम की कोशिकाएं प्रायः मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं प्रायः जीवित होती है। जाइलम जो है यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम जो है इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है वह कुछ विशेष अंतरों के साथ जो है पौधे में है जो कार्य करते हैं। यानी कि जाइलम जो है सामान्यतः मृत कोशिकाएं होती है, फ्लोएम जीवित कोशिकाएं होती है। जाइलम का मुख्य कार्य जल और घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, जल का अवशोषण करता है, जबकि फ्लोएम का कार्य क्या है? निर्मित खाद्य पदार्थों को ऊपर और नीचे यानी कि पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आगे पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि। पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि। तो जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों का परिवहन विकसित पौधों में दो क्रियाओं स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन के सहयोग से होता है। अब देखो पौधों में पदार्थ का परिवहन के लिए स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन दो क्रियाएं होती है। स्थानांतरण नाम से ही पता चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान। इस क्रियाविधि में घुलित पदार्थों का चालन यानी कि स्थानांतरण पौधे के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। इस क्रियाविधि में घुलित पदार्थों का चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। जल का अवशोषण और परिवहन पौधे मूल रोमों के द्वारा करते हैं। तो जल का अवशोषण और परिवहन पौधे मूल रोमों के द्वारा करते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि स्थानांतरण के अंतर्गत क्या होता है कि खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। तो खनिज लवण का अवशोषण कैसे होता है? आयन के रूप में होता है। और जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि पौधे में स्थानांतरण किस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम के द्वारा हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो है वह चर्चा करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देख सकते हैं इसमें जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों में इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाते हैं यानी कि वायुमंडल में मिल जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन है वाष्प का उत्सर्जन। तो इससे जो पौधे में अतिरिक्त जल होते हैं वह वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अवशोषित जल का जाइलम द्वारा स्थानांतरण होता है तथा जल का 10% भाग ही पौधे अन्य क्रियाओं में उपयोग करते हैं। बाकी 90% जल का जो है वह क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। इस प्रकार से जल का अवशोषण तथा परिवहन। जलीय पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोम के द्वारा करते हैं। भूमिगत जल के दाब अधिक होने के कारण विसरण द्वारा जल मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यानी कि भूमिगत जल का दाब यानी कि वहां जल अधिक है तो दाब अधिक होगा और इसके कारण विसरण द्वारा जल मूल रोम से की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और परासरण दाब के कारण जल जाइलम वाहिकाओं द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता है। इसे मूल दाब कहते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण। तो मिट्टी में घुलित लवण का अवशोषण आयनों के रूप में होता है। देखते हैं यहाँ पे मूल दाब के द्वारा तो
जल का अवशोषण होता है और खनिज लवणों का अवशोषण, घुलित लवण का अवशोषण आयन के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार पौधे आयनों का अवशोषण मूल रोम की कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित विशेष वाहक पदार्थ से जुड़कर करते हैं। अब देखो, आवश्यकता के अनुसार पौधे आयनों का, यानी कि जो घुलित जो खनिज लवण है उसका अवशोषण जो है मूल रोम की कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है और विशेष वाहक पदार्थ से जुड़कर करते हैं। पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों की बहुत ऊंचाई तक संचालन को स्थानांतरण कहते हैं और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन जो है वह मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधा जो है वह ऊपर की ओर चढ़ता है। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना होता है। यानी पौधे के वायवीय भागों से जल का बाहर निकलना। आप लोग देखते होंगे, अभी जैसे हम लोगों का गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में देखते हो जब धूप अधिक तेज होती है तो उस स्थिति में पौधे के पत्तियां जो है वह झुक जाती है नीचे की ओर, दोपहर के समय में खास करके। तो इसका मतलब है कि उस समय जो है पौधे के पत्तियों से जल का निष्कासन हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है फिर से पत्तियां जो है वह फिर से अपने पुराने अवस्था में, यानी कि बिल्कुल जो है टाइट या सीधा या तना हुआ हो जाता है, जबकि उसके पहले वह जो है लटक जाता है, लूज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग वाष्पोत्सर्जन को देख सकते हैं। अलग अलग समय पर और अलग अलग पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर भी अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक पौधे से जल के निष्कासन की प्रक्रिया अलग है या उसकी आवश्यकताएं अलग है। यह क्रिया परासरण दाब के प्रभाव में होता है। यह खनिज अवशोषण तथा परिवहन और ताप संतुलन में सहायता करता है। यह खनिजों के अवशोषण, परिवहन और ताप को संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखते हैं पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। पौधों में एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के रूप में आने जाने की क्रिया को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे कहते हैं? तो एक भाग से दूसरे भाग में जलीय घोल के रूप में। कुछ निम्न वर्ग के पौधे में प्रत्येक कोशिका में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने की क्षमता होती है। निम्न वर्ग के पौधे जैसे छोटे जो एक कोशिकीय होते हैं जीव या सरल एक बहुकोशिकीय जीव वाले पौधे होते हैं, वैसे पौधों की कोशिकाएं में खाद्य पदार्थों को निर्माण करने की स्वयं की क्षमता होती है, जबकि उच्च वर्ग के पौधों में केवल पत्ती और नए तनों में ही भोजन का निर्माण होता है। यानी कि निम्न वर्ग के पौधे में तो पूरा पौधा ही निर्माण कर लेता है, लेकिन उच्च वर्ग वाले में तो पत्ती और कुछ नए कोशिकाएं ही कर पाती है। इसलिए जो पुरानी कोशिकाएं हैं वहां तक भोजन पहुंचाने की आवश्यकताएं होती है। और यह पदार्थों का स्थानांतरण अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। तो पत्तियों में अधिक सांद्रता में रहती है भोजन, इसलिए वह कम सांद्रता वाले भाग की ओर जाती है। पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर एक दिशीय पथ में होता है, क्योंकि जाइलम का द्वारा पौधा जल ऊपर की ओर जाता है, जबकि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है? द्विदिशीय होता है। यानी कि ऊपर से नीचे भी होता है और नीचे से ऊपर भी होता है। पौधे में जल और खनिज लवणों का अवशोषण तो नीचे से ऊपर की ओर होता है, जड़ से पत्तियों की ओर, लेकिन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण द्विदिशीय होता है। पौधों में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं और ऐसे पथ को हम लोग कहते हैं क्या? जाइलम की गति एक दिशीय होती है और फ्लोएम की गति द्विदिशीय होती है। तो पौधे में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। जाइलम की गति एक दिशीय और फ्लोएम की गति द्विदिशीय होती है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े परिवहन, और परिवहन के अंतर्गत जो है किन किन प्रकार की घटनाएं होती है, परिवहन क्या है, परिवहन में कौन कौन सी, तो पौधे परिवहन की परिभाषा और परिवहन के बारे में हम लोग आज चर्चा किए। इसके बाद आगे जो है हम लोग जंतुओं में
परिवहन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट भाग में। आज पौधा तक ही पढ़ते हैं।